हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। सो क्लास हम यहां पर अपना चैप्टर कंटिन्यू करेंगे जिसका नाम है रीचिंग द एज ऑफ एडोलसेंस। अब बात कर रहे थे किशोर अवस्था के बारे में। काफी सारी चीजें हमने डिस्कस की है। यहाँ पे आपने यहाँ पर ग्रंथियों के बारे में पढ़ा है और उनके श्रावण यानी कि हॉर्मोन्स के बारे में बात की है। आज हम यहाँ पर लिंग निर्धारण की बात करने वाले हैं। तो आइए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ और अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। चलिए, सो क्लास हम बात कर रहे थे यहाँ पर किशोर अवस्था की। सबसे पहले आपने डेफिनेशन जानी कि क्या होते हैं एडोलसेंस। नेक्स्ट हमने बात की यहाँ पर एडोलसेंस और प्यूबर्टी में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। इसके बाद आपने देखे कि जो किशोर अवस्था है, किशोर अवस्था के दौरान कौन कौन से परिवर्तन आते हैं, ये सारे चेंजेस आपने देखे। नेक्स्ट हमने बात की कि क्यों एक ही परिवार के सदस्यों की लंबाई आमतौर पर सिमिलर होती है, समान क्यों होती है, इसका रीजन आपने जाना। आगे आपने बात की कि क्या होते हैं यहाँ पर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। आपने देखा कि जो गर्ल्स एंड बॉयज होते हैं दोनों के कैरेक्टर आपने यहाँ पर जाने। आगे हमने बात किया हार्मोन्स के बारे में। हार्मोन्स क्या होते हैं, हार्मोन्स का जो श्रावण है कहाँ से होता है, आपने इसी के बीच पढ़ा यहाँ पर ग्रंथियों के बारे में, जिसमें आपने दो प्रकार की ग्रंथियां जानी, अंतःस्रावी ग्रंथियां और बहिःस्रावी ग्रंथियां, ठीक है। चलिए, अब आपने यहाँ पर एक इमेज देखी। इमेज में आपने क्या देखे, यहाँ पर जो अंतःस्रावी ग्रंथि होती है वो देखे हैं। उनके श्रावण आपको पता होने चाहिए कि क्या कौन से हार्मोन सिक्रीट हो रहे हैं और उनके फंक्शन यहाँ पर क्या आते हैं आपके पास। नेक्स्ट आपने देखा रोल ऑफ हार्मोन इन इनिशिएटिंग रिप्रोडक्टिव फंक्शन। आपने देखा कि जो हार्मोन्स है उनकी फंक्शनिंग कैसे हो रही है। तो क्या आपने देखा, आपके पास एक लाइन डायग्राम आया है इमेज में। सबसे पहले आपने कहा हार्मोन्स फ्रॉम पिट्यूटरी stimulate testes and ovaries to release testosterone in male and estrogen in female। सबसे पहले जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करेगी, यहाँ पर टेस्टिस और ओवरीज को स्टिमुलेट करती है, ठीक है। स्टिमुलेट करेगी तो यहाँ पर क्या होगा, स्टिमुलेट का मतलब क्या होता है, एक्टिवेट करना, सक्रिय करना। आप एक बार समझ सकते हैं। यहाँ पर अब क्या होता है, हार्मोन्स का प्रोडक्शन होगा, टेस्टोस्टेरोन मेल में और एस्ट्रोजन फीमेल में। एक एग्जांपल आपको दिया गया कि कैसे फंक्शनिंग हो रही है। आपने कहा था कि जो अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं वो हार्मोन को रिलीज कर रही हैं और इन्हें आप डक्टलेस ग्लैंड भी कहते हैं, यानी कि यहाँ पे डक्ट नहीं पाए जा रहे हैं क्योंकि ये अपने श्रावण को सीधे क्या कर रहे हैं, आपका जो ब्लड है, आपका जो रक्त है वहां पर श्रावित कर रही हैं। अब आपने कहा कि आपका जो रक्त है वो पूरी बॉडी में फ्लो होता रहता है, पूरी बॉडी में दौड़ता रहता है, लेकिन ये हार्मोन वहीं पर अपना काम करेंगे जहां पर कि इनकी आवश्यकता होती है, जिसे आपने टारगेट साइट कहा था। तो यहाँ पर टारगेट साइट क्या है आपकी, आपने कहा कि यहाँ पर जो टारगेट साइट है वो यहाँ पर, अगर हम पिट्यूटरी ग्लैंड की बात करें, आपने कहा पिट्यूटरी से कुछ क्या हुए, यहाँ पे केमिकल रिलीज हुए। उन केमिकल्स के लिए टारगेट साइट क्या थी, आपने कहा उनके लिए टारगेट साइट थी आपका ओवरी और टेस्टिस, क्योंकि इन्हें क्या करना था, इन्हें स्टिमुलेट करना था। अब यहाँ पर क्या निकले आपके, एस्ट्रोजन निकला और टेस्टोस्टेरोन निकला, ठीक है। दो यहाँ पर क्या निकले, हार्मोन निकले। अब इनके लिए क्या होगी, टारगेट साइट क्या होगी, आप पहले आप देखिए, रिलीज इन ब्लड स्ट्रीम एंड रीच पार्ट ऑफ द बॉडी, दैट इज टारगेट साइट। अब यहाँ पर क्या हुआ, आपने कहा कि जब आप बात कर रहे थे सेकेंडरी कैरेक्टर्स की, तो आपने कहा सेकेंडरी कैरेक्टर्स जहां जहां पर आपको मिले हैं वही क्या होगी, इनके लिए टारगेट साइट होगी। टारगेट साइट का मतलब ये कि जहां पर इन्हें क्या करना है, एक्ट करना है, जहां पर इन्हें चेंजेस लाने हैं, जिस ऑर्गन में, जिस पोर्शन में इन्हें चेंजेस लाने हैं, वहां इनकी क्या होगी, टारगेट साइट होगी। अगला आपने क्या बोला, स्टिमुलेट चेंजेस इन द बॉडी एट ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी, यानी कि किशोर अवस्था के दौरान जो भी चेंजेस आ रहे हैं वो क्या होंगे, इन हार्मोन की वजह से आएंगे। सिंपल सी बात थी। नेक्स्ट आपने बात की यहाँ पर रिप्रोडक्टिव फेज ऑफ लाइफ इन ह्यूमंस। जो ह्यूमंस होते हैं, मनुष्य होते हैं, उनमें रिप्रोडक्टिव फेज कितना होता है, क्या लाइफ टाइम होता है। तो आपने कहा नहीं, लाइफ टाइम नहीं होता है, इसकी एक निश्चित अवधि होती है, जिसमें आपने फीमेल में बात की थी कि यहाँ पर 10 to 12 की जो एज होती है, यानी कि 10 से 12 वर्ष की जो उम्र होती है, वहां से आपने कहा किशोरावस्था शुरू होती है और वहीं से रिप्रोडक्टिव फेज भी स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि क्या है, गैमेट का प्रोडक्शन शुरू हो गया है। कहाँ तक होगी, आपने कहा 45 to 50, जिसमें आपने कहा कि इसी एज में क्या होगा, मेनोपॉज होगा, ठीक है। और अगर मेनोपॉज होता है तो यहाँ पर क्या होगा, गैमेट का प्रोडक्शन रुक जाएगा। गैमेट का प्रोडक्शन रुकेगा तो आपने कहा रिप्रोडक्टिव जो फेज है वो यहाँ पर रुक जाता है। क्लियर है इतनी बात।
तो ये सारी आपको चीजें बता रखी हैं कि क्या होगा, आपको मेंस्ट्रुएशन के बारे में बता रखा है कि आपने कहा कि एक बारी क्या हुआ यहाँ पे, अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो गई है तो क्या होती है 28 टू 30 डेज की साइकिल होगी यहाँ पे, ठीक है। आपने कहा कि हर एक जो साइकिल होगी उसमें हर एक ओवरी से एक एग रिलीज यहाँ पर होगा, एग रिलीज होगा। अगर यहाँ पर फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो फिर क्या होगा, आपने कहा कि एंडोमेट्रियम हर क्या होगी, हर साइकिल में एंडोमेट्रियम का फॉर्मेशन होता रहता है। क्यों होगा, ताकि इम्प्लांटेशन के लिए जो एंडोमेट्रियम है वो वहां पर रेडी हो सके। तो एंडोमेट्रियम यहाँ पर हर साइकिल में बनती रहेगी। आपने कहा इन केस फर्टिलाइजेशन हुआ, इम्प्लांटेशन कहाँ पे होगा, आपने कहा कि जो यूट्रस की जो वॉल है यानी कि जो एंडोमेट्रियम है उसके अंदर इम्प्लांटेशन होगा और वहीं पे एम्ब्रियोनल डेवलपमेंट आपको देखने को मिलेंगे। इन केस फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो क्या होगा, एंडोमेट्रियम है तो वो क्या होगी, वहां से डिस्ट्रॉय होने लगेगी या डीजनरेट होने लगेगी। उसी के साथ क्या होगा, जो ओवम होता है और जो वहां पर सेल्स होती हैं वो भी वहां पे क्या हो जाती हैं, रिलीज होने लगती हैं। तो यही सारी चीजें हमने यहाँ पे डिस्कस की थी। हम बात कर रहे थे यहाँ पर डिटरमाइनिंग द सेक्स ऑफ द बेबी, यानी कि यहाँ पर जो न्यू बॉर्न है, जो नवजात है, उसमें लिंग का निर्धारण कैसे हुआ होगा जब वो एम्ब्रियोनल डेवलपमेंट उसमें चल रहा था। तो इसी के साथ सबसे पहले हमने बात की थी डीएनए, क्रोमोसोम, जीन, ये तीनों शब्द हमने समझे थे। एक बार फिर से देख लेते हैं हमने क्या क्या बातें यहाँ पर डिस्कस की थी। आपने कहा आपके पास है, आपने कहा ये क्या है, एक डीएनए है, डीएनए का थ्रेड आपके पास है। आपने कहा ये जो डीएनए है इस प्रकार से यहाँ पर आपको एक प्रोटीन मिलती है जिसे हमने कहा हिस्टोन प्रोटीन है, ठीक है। यहाँ पर हिस्टोन प्रोटीन लगी हुई है इस प्रकार से, ये हिस्टोन प्रोटीन है। अब आपने कहा ये जो आपका डीएनए है ये इस प्रकार से यहाँ पर क्या हो गया है, अरेंज हो गया है। ये अरेंज हुआ, इसके साथ आपका क्या आया, हिस्टोन प्रोटीन आएगी, ये हिस्टोन प्रोटीन आ गई है। प्लस हिस्टोन प्रोटीन के अलावा आपके पास कुछ और स्ट्रक्चर आते हैं, जैसे स्ट्रक्चर यानी कि कुछ और प्रोटीन आती है, ठीक है। अब इस पूरी संरचना को आपने क्या नाम दिया था, क्रोमोसोम कहा था, जिसे आप कहते हैं गुणसूत्र। क्या कहेंगे, गुणसूत्र कहेंगे। अब आपसे कहा जाता है कि जो गुणसूत्र है वो क्या होता है, किसकी चीज से मिलकर बना है, आपने कहा फर्स्ट डीएनए, ठीक है। सेकेंड हिस्टोन प्रोटीन, ठीक है। थर्ड नॉन हिस्टोन प्रोटीन। चलिए इतनी बात क्लियर है। हिस्टोन प्रोटीन पूरे डीएनए में बना देते हैं इस प्रकार से। अब इसी बीच में हमने कहा, इसी बीच में हमने जीन के बारे में क्या बात की थी, हमने कहा था डीएनए का एक पोर्शन, डीएनए का एक भाग, कोई भी पार्ट डीएनए का, फॉर एग्जांपल यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो आरएनए बनाएगा, ये आरएनए क्या बनाएगा, प्रोटीन बनाएगा। और ये प्रोटीन किसी गुण के लिए क्या होगा, उत्तरदायी होगा, किसी कैरेक्टर के लिए उत्तरदायी होगा। तो हमने कहा ये जो पोर्शन है जो कि आरएनए को बना रहा है और ये आरएनए प्रोटीन को बना रहा है और ये प्रोटीन क्या करे, किसी गुण को, क्या किसी गुण के लिए उत्तरदायी है। आपने कहा कि ये वाला जो पोर्शन होगा इसे हम कहते हैं जीन। तो हम कह सकते हैं कि जीन हर एक गुण के लिए उत्तरदायी है, यानी कि हर कैरेक्टर जो हमारे पास आता है उसके लिए आपका जीन उत्तरदायी है। अब जीन क्या है, आपने कहा जीन है पीस ऑफ डीएनए और पार्ट ऑफ डीएनए, यानी कि डीएनए का एक पार्ट, डीएनए का एक ऐसा पोर्शन जो कि किसी गुण के लिए उत्तरदायी है। फॉर एग्जाम्पल आपने कहा ये जो पोर्शन है आपका, ये जो पोर्शन है ये आपकी आंखों की कलर के लिए उत्तरदायी है, तो आपने कहा ये जीन है, ठीक है। तो जीन हो गया है, आपका डीएनए हो गया है और आपका क्रोमोसोम हो गया। अब ध्यान दीजिए क्रोमोसोम में क्या क्या चीजें आपको ध्यान देनी है। सबसे पहले तो डीएनए किस किस चीज से मिलकर के बना है, आपने कहा यहाँ पर क्या क्या चीजें होती हैं वो आपको पता होनी चाहिए। सेकेंड हमने कहा कि डीएनए क्या हो जाता है, डीएनए के साथ साथ हिस्टोन प्रोटीन लग जाते हैं, क्या कहते हैं इसे, क्रोमैटिन कहते हैं हम। जब डीएनए के साथ हिस्टोन प्रोटीन लगता है तो इसे हम क्या कहते हैं, क्रोमैटिन कहते हैं, ठीक है। अब क्या हुआ, जो यहाँ पर डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन है, हिस्टोन प्रोटीन क्या है, एक
स्पेशल टाइप की प्रोटीन है, ठीक है, जिसे आप हिस्टोन उसका नाम है। हिस्टोन का स्ट्रक्चर भी आपके पास आता है। चलिए, हिस्टोन का जो स्ट्रक्चर है, जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे तब आपके पास आएगा हिस्टोन का स्ट्रक्चर। हिस्टोन एक प्रोटीन होती है, और आपने कहा कि हिस्टोन प्लस डीएनए एक अरेंजमेंट में आपको इस प्रकार से दिखाई देते हैं, जिसे आप क्रोमोसोम कह रहे हैं। और इसके साथ नॉन हिस्टोन प्रोटीन होती है। नॉन हिस्टोन प्रोटीन क्या होती है? ये हिस्टोन के अलावा कोई और प्रोटीन होती है, तो इसे आप गुणसूत्र कहते हैं। आपने कहा इसी प्रकार से आपके पास एक सेल में कितने गुणसूत्र होते हैं? आपने कहा इस प्रकार से, आपने कहा 46 होते हैं। कौन सी सेल है ये? आपने कहा डिप्लॉइड सेल है। आपने कहा ये है डिप्लॉइड सेल, ठीक है। डिप्लॉइड का मतलब क्या होता है? वो सेल जिसमें फुल नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। किसकी बात चल रही है? ह्यूमंस की बात चल रही है, ठीक है। क्लियर है इतनी बात? अब हम यहाँ पर देखेंगे हर एक सेल में आपके 46 क्रोमोसोम होते हैं, और इन 46 क्रोमोसोम में आपने कहा कि जो 44 क्रोमोसोम होते हैं, जो 46 को ही आप क्या कहते हैं? 23 जोड़ी भी कहते हैं। इनमें से जो 44 क्रोमोसोम होते हैं, 44 जो क्रोमोसोम होते हैं, मेल और फीमेल में सेम ही रहते हैं। जो आपका एक जोड़ी क्रोमोसोम है, ठीक है, यानी कि आपका कहते हैं एक जोड़ी, यानी कि हमने कहा 22 जोड़ी क्या है? सेम होती है। एक जोड़ी जो क्रोमोसोम है वो मेल और फीमेल में अलग अलग होते हैं, उनका जो स्ट्रक्चर है वो अलग अलग यहाँ पर होता है। तो जो हमारा एक जोड़ी क्रोमोसोम है उसे हम क्या कहते हैं? सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं, क्योंकि ये लिंग के निर्धारण में क्या होता है? उत्तरदायी होता है। तो अब हम इन्हीं क्रोमोसोम की बात करेंगे कि यहाँ पर जो लिंग का निर्धारण है वो किस प्रकार से हो रहा है। चलिए, अब आपने कहा ये है मेल, ये है फीमेल। हमने कहा इनमें जो 44 क्रोमोसोम थे वो सेम थे, ठीक है। 44 क्रोमोसोम सेम है, या 22 जोड़ी जिसे आप कहेंगे। अब आपने कहा कि 44 क्रोमोसोम तो सेम है, 44 क्रोमोसोम तो सेम है। अब यहाँ पर जो मेल होता है इसमें एक्स और वाई आ गया, ठीक है। 45 और 46 टोटल आपके पास कितने हैं? 46 क्रोमोसोम है, और यहाँ पर आपके पास फीमेल में एक्स और एक्स आ गया है। क्लियर है इतनी बात? अब यहाँ पे आपने कहा कि इनका तो कोई रोल यहाँ पर नहीं होगा। रोल किसका होगा? आपने कहा कि जो आपके जो अलग से जो डिफरेंस है जिन क्रोमोसोम में, जिन्हें आप सेक्स क्रोमोसोम कह रहे हैं, वो यहाँ पर क्या होंगे? रिस्पॉन्सिबल होंगे। पढ़ लें यही चीज जो आपको बताई गई है, सेम चीज पढ़ लें। आपने कहा we know that there are 23 pairs of chromosomes present inside the nucleus of every human cell। यानी कि हम जानते हैं कि हमारी जो सेल होती है, एक जो डिप्लॉयड सेल होती है, क्योंकि हम डिप्लॉयड हैं, ठीक है। डिप्लॉयड का मतलब समझ रहे हैं आप लोग? डिप्लॉयड का मतलब होता है फुल नंबर ऑफ क्रोमोसोम, यानी कि गुणसूत्रों की पूर्ण संख्या जहां पर है। कंफ्यूज नहीं करेंगे, डिप्लॉयड का मतलब होता है फुल नंबर ऑफ क्रोमोसोम। इसका क्या अर्थ है? गुणसूत्रों की पूर्ण संख्या, ठीक है। ये तो है डिप्लॉयड का मतलब। सेकेंड हमारे पास क्या आएगा? हैप्लॉयड आता है। हैप्लॉयड का क्या अर्थ है? हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स का अर्थ है जितने गुणसूत्र थे, गुणसूत्रों की आधी संख्या, ठीक है। अब जैसे कि आपने कहा कि ह्यूमंस हैं, ह्यूमंस में टोटल कितने क्रोमोसोम होते हैं? आपने कहा 46 क्रोमोसोम होते हैं। इसे आप 2n से बताते हैं, ठीक है। 2n से आप इसे डिनोट करेंगे। हैप्लॉइड जो आपने बोला, जो हैप्लॉइड आपने बात की, आपने कहा हैप्लॉइड का मतलब होता है हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम, जितने क्रोमोसोम थे उनकी आधी संख्या। तो इसे आप कैसे लिखेंगे? आपने कहा 23 क्रोमोसोम
और इन्हीं को आप एन भी लिखते हैं इस प्रकार से, एन से भी डिनोट करते हैं। तो एन का मतलब जहां पे भी एन आया, आपने कहा कि जो सेल में क्रोमोसोम का नंबर है, आपने कहा सेल कैसे है, हैप्लॉइड है, आपने कहा हैप्लॉइड है, इसका मतलब एन है। आप पहले ही समझ जाएंगे कि इसका मतलब जो सेल है उसमें क्रोमोसोम का जो नंबर है वो आधा होगा। तो डिप्लॉइड और हैप्लॉइड जब बोला जा रहा है तो कंफ्यूज नहीं करेंगे, ये आप एक बार देख लीजिए। चलिए नेक्स्ट लाइन आपको क्या बताती है, आपने कहा these chromosomes have a thread-like structure and they always occur in pairs। आपने कहा ये जो क्रोमोसोम होते हैं इनमें क्या होते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, धागे नुमा संरचना होती है, और ये हमेशा क्या होते हैं, पेयर में होते हैं, जोड़े में होते हैं। ठीक है, जोड़े में होते हैं। नेक्स्ट आपने कहा द क्रोमोसोम हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग द सेक्स ऑफ द चाइल्ड। इन्हीं क्रोमोसोम से तो हमें पता चलेगा कि जो यहाँ पर बेबी है उसका क्या है, जो सेक्स है वो कौन सा है। आपने कहा कि एक्स वाई से हमें पता चलता है कि मेल है, और एक्स एक्स से हमें पता चलता है कि क्या है, फीमेल है। आउट ऑफ 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स 2 ऑफ देम आर सेक्स क्रोमोसोम्स कॉल्ड एक्स एंड वाई। ठीक है, ये क्या होते हैं, आपके सेक्स क्रोमोसोम होते हैं, क्योंकि फीमेल में तो क्या है, सेम ही है यहाँ पर। नेक्स्ट आपने कहा फीमेल हैव 2 एक्स क्रोमोसोम्स एंड मेल हैव 1 एक्स क्रोमोसोम एंड 1 वाई क्रोमोसोम। फीमेल में क्या होते हैं, दोनों एक्स क्रोमोसोम होंगे, और मेल में क्या होंगे, एक्स और वाई क्रोमोसोम होते हैं। The gamete contain only one set of chromosome that is either an X or Y। अब यहाँ पर बोला गया कि जब भी गैमीट बनेंगे तो गैमीट में यहाँ पर आपका एक ही क्रोमोसोम आएगा। गैमीट में जब युग्मक बनते हैं तब यहाँ पर जो क्रोमोसोम है वो पेयर में नहीं होता है। तो जैसे कि आपने यहाँ पर अगर गैमीट बनाए हैं, ठीक है, तो सबसे पहले तो ये देखेंगे कि दो 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 गैमीट बनेंगे, दोनों में दो दो ही बनेंगे, लेकिन फीमेल में जो गैमेट बनेंगे वो एक ही प्रकार के होंगे, जितने भी गैमेट बने सेम होंगे। मेल में जो गैमेट बनेंगे वो अलग अलग होंगे। जैसे कि एक गैमेट में क्या हो गया है, एक्स क्रोमोसोम आ गया है, और एक गैमेट में वाई क्रोमोसोम आ गया है। कैसे, आपने कहा दो गैमेट बनेंगे मेल में, एक तो बना गैमेट ये वाला और एक बना ये वाला। तो यहाँ पर दो गैमेट बने हैं, एक गैमेट के पास एक्स आया है, एक गैमेट के पास वाई आया है। सेम फीमेल में भी गैमेट तो दो बने हैं, लेकिन एक ही प्रकार के हैं, क्योंकि दोनों गैमेटों के पास एक्स क्रोमोसोम ही आए हैं। अभी तक की बात क्लियर है, आपको समझ आई। चलिए अगली लाइन आपको क्या बताती है, द एग ऑफ द फीमेल कंटेन एंड एक्स क्रोमोसोम्स ऑलवेज। हमेशा ही आपने कहा कि फीमेल गैमेट बनेगा तो आपके पास हमेशा एक्स क्रोमोसोम ही आता है। ठीक है, हाउएवर द स्पर्म कैन कंटेन ओनली वन ऑफ द एक्स एंड वाई क्रोमोसोम। जबकि यहाँ पर मेल गैमेट जब बना तो या तो उसके पास एक्स क्रोमोसोम आया या उसके पास क्या आया, वाई क्रोमोसोम आया। ये जब आपने पढ़ा होगा प्लांट में भी, जब हम बात करते हैं तो हम यही देखते हैं। अच्छा, एक और चीज यहाँ पे ध्यान दीजिए, एक और चीज ध्यान दीजिए। आपने कहा जब गैमीट यहाँ पर बन गए हैं, जब यहाँ पर हम इसकी बात कर रहे थे, ये जो कंडीशन है ये आपकी कंडीशन है कौन सी, डिप्लॉइड वाली कंडीशन। लेकिन जब गैमीट यहाँ पर बने हैं तो गैमीट जब बने तो हैप्लॉइड कंडीशन है। इसका मतलब इसमें भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम n है, इसका मतलब 23 क्रोमोसोम यहाँ पर होंगे, और सेम इसमें भी यही सीन होगा। यहाँ पर भी दोनों गैमेट में क्या होगा, हैप्लॉइड होंगे ये, इसका मतलब नंबर ऑफ क्रोमोसोम n होंगे, और नंबर ऑफ क्रोमोसोम का मतलब होता है 23 क्रोमोसोम। ठीक है, समझ आया आपको कि ये तो आपकी डिप्लॉइड स्टेज थी, क्योंकि आपके पास फुल नंबर ऑफ क्रोमोसोम थे। लेकिन जब गैमेट बनते हैं, जब भी गैमेट बनते हैं, गैमेट हमेशा क्या होंगे, हैप्लॉइड स्टेज में होंगे। तो आपके पास क्वेश्चन आता है कि जो ह्यूमन बॉडी होती है वो कैसी होती है, यहाँ पर आपने कहा डिप्लॉइड होती है। तो ह्यूमन बॉडी में वो कौन सी सेल होती है कि जो यहाँ पर हैप्लॉइड मिलेगी आपको, आप कहेंगे गैमीट। जो युग्मक बनते हैं वो हमेशा क्या होंगे, आपके पास हैप्लॉइड स्टेज में होंगे, यानी कि हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम में होंगे। अब आपके पास क्वेश्चन आता है कि क्यों यहाँ पर हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम हो जा रहा है। ऐसा भी तो हो सकता था कि जितने गैमीट बने हैं उनमें 46 क्रोमोसोम होंगे। ये आप तब समझेंगे जब आप यहाँ पर क्रॉस करवा रहे होंगे। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट आपको बोला गया है, सो इफ द स्पर्म दैट कंटेन अ वाई क्रोमोसोम फर्टिलाइज विद द एग विद कंटेन द एक्स क्रोमोसोम, zygote डेवलप्स इनटू द मेल। ये क्या बात हो रही है, जब आप क्रॉस करेंगे आप समझेंगे। नेक्स्ट चलिए पहले हम क्रॉस कर लेते हैं, उसके बाद आप ये सारी चीजें पढ़ेंगे तो आपको और अच्छे से समझ आएगा। अब आपने कहा मेल और फीमेल, ठीक है। यहाँ पर हम जो आपके 44 क्रोमोसोम है उनकी बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ आपके इन क्रोमोसोम की बात करेंगे, ठीक है। ये जो स्टेज थी ये 2n स्टेज थी, यहाँ पर भी जो ये स्टेज है ये 2n स्टेज है। 2n का मतलब समझ रहे हैं आप लोग, फुल नंबर ऑफ क्रोमोसोम। अब आपने कहा कि यहाँ पर क्या बनेंगे, गैमीट बनेंगे। तो जब गैमीट बनेंगे तो 2 गैमीट बने, यहाँ पर बना x, यहाँ पर बना y, और अब इन दोनों में ही क्या है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या है, n हो गए हैं। फीमेल में भी गैमीट बने हैं, कैसे बने हैं, ये 2 गैमीट बने हैं और इनमें भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम n हो गया है। n का मतलब समझ रहे हैं आप लोग, नंबर ऑफ क्रोमोसोम 23 आ गया है, हैप्लॉइड हो गए हैं, ठीक है, हो गया। अब गैमीट बन गए हैं तो गैमीट का क्या होगा, फ्यूजन होगा, गैमीट का संलयन होगा, यानी कि क्या अब होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। अब आपको बोला गया था कि फीमेल के तो दोनों ही एक्स क्रोमोसोम हैं, तो फीमेल हमेशा ही एक्स क्रोमोसोम को देगी, ठीक है, चाहे यहाँ पर मेल हो चाहे यहाँ पर फीमेल हो। फीमेल हमेशा क्या देगी, यहाँ पर एक्स क्रोमोसोम ही देगी, यानी कि गर्ल है या बॉय है हमेशा एक्स क्रोमोसोम ही पास करेगी। मेल के पास अलग अलग क्रोमोसोम आते हैं और यहीं से हमें पता चलता है कि जो यहाँ पर न्यू बॉर्न है या फिर जो एम्ब्रियो है उसमें लिंग का निर्धारण कैसे होगा। आपने कहा कि अगर मेल का जो यहाँ पर गैमीट बना है और अगर उसमें एक्स क्रोमोसोम आ जाता है और अगर उसने यहाँ पर क्या किया, फर्टिलाइजेशन में हिस्सा लिया, तो यहाँ पर आपके पास आती है गर्ल, ठीक है। सेम चीज होगा दूसरे वाले गैमेट के साथ भी, सेम ही सिनारियो आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे क्या होगा, गर्ल होगा। अब आपने कहा कि अगर जो मेल गैमेट है जिसके पास वाई क्रोमोसोम है, अगर वो यहाँ पर फर्टिलाइजेशन में हिस्सा लेगा तो यहाँ पर क्या होगा, आपको क्या देखने को मिलेगा, बॉय। इस बात से आप क्या समझे, आपने कहा देखिए 4 यहाँ पर संतति आई हैं, अब चारों संतति में जो एक एक्स क्रोमोसोम है, क्योंकि आपने कहा कि एक्स क्रोमोसोम दोनों में होते हैं, फीमेल में 2 एक्स होंगे और मेल में एक ही एक्स होगा। अब आपने कहा कि यहाँ पर आपके पास जितनी भी संतति आई है, ठीक है, जितनी भी संतति आपके पास आई है उनमें जो एक एक्स क्रोमोसोम है, उनमें क्या है, जो एक एक्स क्रोमोसोम है वो कहाँ से आया है, फीमेल से आया है, क्योंकि फीमेल क्या करेगी, फीमेल ने क्या किया है, एक ही क्रोमोसोम यहाँ पर दे रहे हैं, एक एक क्रोमोसोम दे रहे हैं, तभी तो यहाँ पे क्या होगा, फुल नंबर ऑफ क्रोमोसोम आएंगे। तो आपने कहा कि फीमेल गैमीट यहाँ पर क्या कर रही है, सिर्फ एक्स क्रोमोसोम को ही दे रही है, चाहे वो गर्ल है चाहे वो बॉय है। इसका मतलब हम ये समझे कि फीमेल के जो क्रोमोसोम है उनका फर्क नहीं पड़ेगा यहाँ पर, किस पर, लिंग निर्धारण पर, ठीक है। यानी कि यहाँ पे सेक्स डिटर्मिनेशन अगर हो रहा है तो फीमेल के क्रोमोसोम का यहाँ पर कोई भी लेना देना नहीं होता है, क्योंकि चाहे आप देख लीजिए आपके पास गर्ल है या बॉय है, फीमेल का एक्स क्रोमोसोम ही पास हुआ है। लेकिन यहाँ पर जो मेल है, मेल के जो क्रोमोसोम है वो डिसाइड यहाँ पर करते हैं कि यहाँ पर गर्ल होगी या बॉय आपको देखने को मिलेगा। तो आपने कहा अगर मेल का एक्स क्रोमोसोम फर्टिलाइजेशन करेगा तो आपको गर्ल देखने को मिलेगी, और मेल का वाई क्रोमोसोम अगर फर्टिलाइजेशन करेगा तो आपको बॉय देखने को मिलेगा। ये तो है आपका लिंग निर्धारण किस प्रकार से होता है, आप ऐसे ही क्रॉस करके बताएंगे। सेकेंड हमारे पास क्वेश्चन आया था, मैंने कहा था कि ऐसा क्यों हुआ कि जो गैमीट हैं वो हैप्लॉइड हो गए हैं, उनमें क्रोमोसोम का जो नंबर है, क्रोमोसोम की जो संख्या है वो आधी हो गई है। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि नॉर्मल जो ह्यूमन बॉडी होती है, हमने कहा हमारे पास 46 क्रोमोसोम ही होने चाहिए एक सेल में, ठीक है, इससे कम और इससे ज्यादा नहीं होने चाहिए। अगर यहाँ पर क्या होता, क्रोमोसोम का नंबर हाफ नहीं होता, क्रोमोसोम का नंबर अगर हाफ नहीं होता तो क्या होता, आपके पास कितने क्रोमोसोम आते एक सेल में, 46 प्लस 46 क्रोमोसोम एक सेल में आ जाते। क्या ये नॉर्मल सेल होती, नहीं, ये क्या होती, एबनॉर्मल सेल होती, और जो यहाँ पर एम्ब्रियो है वो सरवाइव ही नहीं कर पाता,
क्योंकि एक नॉर्मल सेल में 46 क्रोमोसोम ही हमें चाहिए होते हैं। यही रीजन है क्योंकि हमें क्या चाहिए यहाँ पर, फर्टिलाइजेशन कराना है, ठीक है। और फर्टिलाइजेशन कराने के बाद हमें एक ऐसी सेल चाहिए जो कि नॉर्मल डिप्लॉयड सेल हमारे पास हो। तो आपको समझ आ गया होगा कि क्यों यहाँ पर क्या होता है, जब गैमीट बनते हैं तो गैमीट में नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ होते हैं। ये सेम चीज आपको यहाँ पर चेकर बोर्ड में दिखाई गई है, तो देखिए किस प्रकार से आप क्रॉस करेंगे। चलिए देखिए चेकर बोर्ड को और देखिए कि वहां पर किस प्रकार से आपको लिंग निर्धारण के बारे में चीजें बताई गई हैं। चलिए तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आता है उसमें आप देखेंगे ग्रंथियों के बारे में बात करेंगे, ग्रंथियों से कौन से हार्मोन सिक्रीट हो रहे हैं उसके बारे में बात करेंगे, और लोकेशन एंड फंक्शन की बात करेंगे। ये जो टॉपिक है आपका, ये जो टॉपिक है आपका वो यहाँ पे आना चाहिए था, ठीक है। यहाँ पर हमें क्या करना था, उस टेबल को सॉल्व करना था। तो यहाँ पर हम बात करेंगे ग्रंथियों के बारे में, ग्रंथियों से स्रावित होने वाले हार्मोन के बारे में, उनके कार्यों के बारे में, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले वाले कॉलम में आपको ग्रंथियों के नाम बताए जाएंगे, दूसरे वाले कॉलम में आपको उन ग्रंथियों से स्रावित होने वाले हार्मोन्स के नाम बताए जाएंगे, और तीसरे कॉलम में आपको उन हार्मोन्स के कार्य बताए जाएंगे। देखिए इंपॉर्टेंट है, ये जो टेबल है आपको अच्छे से समझनी है, अच्छे से पढ़नी है। सबसे पहले बात करेंगे थायराइड के बारे में। कहाँ होती है थायराइड की लोकेशन, आपके गले में होती है, ठीक है। तो थायराइड से जो हार्मोन सिक्रीट हो रहा है उसका नाम है थायरॉक्सिन, ठीक है। अब क्या काम होता है थायरॉक्सिन का देख लेते हैं। आपने कहा इट इज फाउंड इन द फ्रंट ऑफ द नेक बिटवीन द विंड पाइप्स, जो आपकी विंड पाइप होती है, ठीक है, जिसे आप श्वास नली कहते हैं। आपके नेक में जो श्वास नली होती है वहां पर उसी के बीच में आपका क्या होता है, थायराइड ग्लैंड पाई जाती है। इट हैज अ ब्राउनिश कलर एंड सिक्रीट अ कलेक्शन ऑफ हॉर्मोन्स कॉल्ड थायराइड हार्मोन, ठीक है। कलर बता रखा है कि ब्राउनिश कलर की होती है थायराइड ग्लैंड, और यहाँ पर ये हार्मोन्स को क्या करती है, हार्मोन्स का जो कलेक्शन है उसे सिक्रीट करती है, उन्हें थायराइड हार्मोन कहते हैं। द थायराइड हार्मोन कंट्रोल द रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म इन द बॉडी। आपकी बॉडी में जो मेटाबॉलिज्म है आपका जो भी हो रहा है, जैसे आपने कहा कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन एंड फैट है, इनका जो भी मेटाबॉलिज्म है उसे क्या करती है, रेगुलेट करते हैं या कंट्रोल करते हैं। अगर यहाँ पर थायरॉक्सिन की कमी हो जाए तो यहाँ पर क्या होता है, गॉइटर होता है। इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले आपको लोकेशन बताई गई है कि कहाँ पर, सबसे पहले कॉलम में आपको लोकेशन बताई गई है, दूसरे कॉलम में आपको ग्लैंड यानी कि ग्रंथि का कलर बताया गया है, ठीक है। तीसरे कॉलम में आपको बताया गया कि ये कौन से हार्मोन को स्रावित करते हैं, और चौथे कॉलम में आपको बताया गया कि इन हार्मोन की कमी से कौन सा रोग होगा। ध्यान से पढ़ना, ठीक है। सेकेंड जो ग्लैंड हमारे पास आती है दैट इज पैनक्रियाज। कहाँ पे पाई जाती है पैनक्रियाज, आपका जो स्टमक होता है उसी के जस्ट नीचे लीफ लाइक स्ट्रक्चर यानी कि पत्ती जैसी संरचना पाई जाती है। जब आपने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा होगा तब आपने देखा होगा, वहां पर पाई जाती है पैनक्रियाज। क्या क्या सिक्रीट करती है, इंसुलिन और ग्लूकागॉन को, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बार बार आ जाते हैं, ध्यान दीजिए। आपने कहा द पैनक्रियाज इज ऑलमोस्ट अ 6 इंच लॉन्ग ग्लैंड लोकेटेड बिहाइंड द स्टमक, ठीक है। कहाँ पे होती है, स्टमक के बिहाइंड में आपको बता रखी है। पहले लोकेशन मिल गई आपको, ये वाली लोकेशन, ठीक है। सेकेंड कॉलम आपको क्या बताता है, इट प्रोड्यूस डाइजेस्टिव एंजाइम ग्लूकागॉन एंड इंसुलिन। क्या प्रोड्यूस कर रहा है, ग्लूकागॉन को और इंसुलिन को प्रोड्यूस कर रहा है। द इंसुलिन मेंटेन द ग्लूकोज लेवल इन द ब्लड। इंसुलिन का काम क्या होता है, जो यहाँ पर शुगर लेवल होता है या ग्लूकोज का जो लेवल होता है हमारे रक्त में, उसे क्या करता है, मेंटेन करता है। ज्यादा शुगर अगर हो गई है तो ग्लूकोज क्या करेगा, वो जो इंसुलिन है वो क्या करेगा, ग्लूकोज को पकड़ करके यानी कि ग्लूकोज को कलेक्ट करके उसका स्टोरेज करेगा, ठीक है।
द ग्लूकागॉन प्रिवेंट द इंसुलिन लेवल फ्रॉम गेटिंग टू लो इन द बॉडी। अब क्या हुआ, इंसुलिन ने क्या किया, शुगर को कैप्चर किया और शुगर को कलेक्ट कर दिया है, यानी कि उसका स्टोरेज कर लिया है ब्लड से निकाल निकाल करके। अब आपकी ब्लड शुगर लेवल बहुत कम भी नहीं होना चाहिए, यानी कि हमारे रक्त में जो ग्लूकोज का लेवल है वो बहुत कम भी नहीं होना चाहिए। तो अगर क्या हुआ, इंसुलिन ने बहुत ज्यादा जो ग्लूकोज है उसे कलेक्ट कर लिया है और उसे स्टोर कर लिया है, तो ग्लूकागॉन का फंक्शन क्या होगा, शुगर को निकाल करके फिर से ब्लड में ऐड करना, यानी कि दोनों क्या कर रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं। इंसुलिन ध्यान रखेगा कि आपके रक्त में शुगर लेवल ज्यादा ना हो या ग्लूकोज लेवल ज्यादा ना हो, ठीक है। और ग्लूकागॉन ध्यान रखेगा कि आपके ब्लड में जो ग्लूकोज का स्तर है वो कम ना हो, यानी कि इंसुलिन क्या करेगा, आपके शुगर लेवल को क्या करेगा, कम करेगा, और ग्लूकागॉन क्या करेगा, आपके शुगर लेवल को बढ़ाएगा। तो इंसुलिन इतना ही कम करेगा जितनी आपको आवश्यकता है, यानी कि जो एक्स्ट्रा जो ग्लूकोज है उसे कैप्चर करेगा, और ग्लूकागॉन उतना ही ग्लूकोज ऐड करेगा जितनी की आपको आवश्यकता है, ठीक है। दोनों क्या कर रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं, एक दूसरे के अपोजिट में काम कर रहे हैं। आपने कहा था इंसुलिन एक्टिवेट व्हेन द ब्लड ग्लूकोज लेवल आर हाई व्हाइल द ग्लूकागॉन एक्टिवेट व्हेन द ब्लड शुगर लेवल आर लो। आपको बता रखा है कि इंसुलिन तभी एक्टिवेट होता है जब आपके शरीर में, आपके रक्त में जो ग्लूकोज है उसकी मात्रा बहुत अधिक बढ़ गई है, और जो ग्लूकागॉन है वो तब एक्टिवेट होगा जब आपके रक्त में जो ग्लूकोज का लेवल है बहुत कम हो गया है, ठीक है। इंटरेस्टिंग है, इजी है। लास्ट में आपको कहा गया कि लैक ऑफ इंसुलिन इन द बॉडी लीड्स टू डायबिटीज। आपको यानी सुना होगा आपने कि अगर इंसुलिन की कमी हो जाती है तो मधुमेह रोग हो जाता है। इस रोग में क्या होगा, इंसुलिन की कमी होगी, इंसुलिन की कमी होगी तो क्या होता है, इंसुलिन क्या करेगा, जो ब्लड शुगर लेवल है उसे कंट्रोल नहीं कर पाएगा, और आपके रक्त में जो शुगर का यानी कि ग्लूकोज का जो लेवल है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास जो ग्रंथि आती है दैट इज एड्रिनल ग्लैंड। क्या रिलीज करती है, एड्रेनलिन को करती है, और इस पे क्वेश्चन आता है क्योंकि इसे इमरजेंसी हार्मोन भी कहा जाता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, स्टार जो किया हुआ है उसे आप पढ़िए। देखिए सारे ही इंपॉर्टेंट है, सारे ही जो है आपके वो इंपॉर्टेंट है। तो आपने कहा एड्रेनलिन ग्लैंड हैव अ साइज ऑलमोस्ट ऑफ अ वॉलनट एंड आर लोकेटेड अबव द किडनी। किडनी के ऊपर प्रेजेंट होते हैं और इनका जो साइज होता है वो वॉलनट के बराबर होता है, ठीक है। They secrete more than 150 hormones in the human body for various purpose। देखिए कितने सारे हार्मोन्स को रिलीज कर रहे हैं, और हर हार्मोन का जो पर्पस होता है वो अलग अलग होगा, ये आप लोग जानते हैं। Adrenaline help in the managing stress as it increase the blood sugar level, dilates the pupils, increase the heart rate, enhance the blood supply to the muscles। एड्रेनलिन का फंक्शन क्या होता है, जब भी आपको कोई स्ट्रेस होता है, स्ट्रेस इन द सेंस कि आपने कोई अचानक ऐसी चीज देख ली जिसको देख के आप डर गए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपके सामने शेर आ गया, आप डर गए एकदम से, आपकी बॉडी में एकदम से एड्रेनलिन का सिक्रीशन होने लगता है। एड्रेनलिन का सिक्रीशन जब होने लगता है तब क्या होता है, ऐसी स्थिति में जब आप स्ट्रेसफुल होते हैं, ऐसी स्थिति में आपके पास दो चीजें आती हैं, फ्लाइट और फाइट, ठीक है। सबसे पहले आप फाइट के बारे में सोचेंगे, अगर आप सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप देखेंगे कि आप फाइट कर सकते हैं, इस चीज से आप जीत जाएंगे तो आप फाइट करेंगे, आप लड़ेंगे, ठीक है। सेकंड आप देखेंगे अगर आप लड़ नहीं सकते, शेर के सामने आप नहीं लड़ सकते हैं, तो आप क्या करेंगे, भागेंगे, ठीक है। तो ये दो चीजें जो होती हैं, फ्लाइट और फाइट, इन दोनों चीजों के लिए क्या होता है, यहाँ पर एड्रेनलिन काम करता है। तो कैसे काम करता है, यहाँ पर स्ट्रेस को मैनेज किया जाएगा। कैसे मैनेज किया जाएगा, सबसे पहले आपका ब्लड शुगर लेवल हाई हो जाएगा, ठीक है। आपकी ब्लड शुगर लेवल हाई हो जाएगा, प्लस आपने कहा कि आपका जो हार्ट रेट है वो इंक्रीज हो जाएगा, आप तेजी से सांस लेने लगेंगे, आपका जो हार्ट रेट है वो इंक्रीज होने लगेगा, और ब्लड सप्लाई यहाँ पर बढ़ जाएगा। क्यों ब्लड सप्लाई बढ़ेगा, क्योंकि अब आपको क्या करना है, अगर आप फाइट करेंगे या फिर आप उस स्थिति से भागेंगे, आपको दोनों ही कंडीशन में क्या चाहिए, एनर्जी की आवश्यकता है, ऊर्जा आपको चाहिए। ऊर्जा आपको कहाँ मिलेगी, आपने कहा कि जब आपकी सेल्स में ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा, और ग्लूकोज के ब्रेकडाउन के लिए आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए ऑक्सीजन, तब आपको मिलेगी एनर्जी।
तो आपको क्या चाहिए, आप कोई भी एक्शन वहां पर लेंगे, आपको एनर्जी की आवश्यकता है, एनर्जी की आवश्यकता है तो आपको ऑक्सीजन की आवश्यकता है, क्योंकि ऑक्सीजन ही क्या करेगा, ग्लूकोज को तोड़ेगा। ऑक्सीजन के लिए आपको क्या करना है, तेजी से आपको क्या लेनी पड़ेगी, आपकी जो श्वसन दर है वो बढ़ जाएगी, ठीक है, आपकी जो ब्रीथिंग रेट है वो बढ़ जाएगी। प्लस क्या होगा यहाँ पर, जो आपका हार्ट है वो जल्दी से ब्लड को पंप करने लगेगा, आपकी हार्ट रेट भी बढ़ जाएगी, क्योंकि जितनी जल्दी ऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप किया जाएगा उतनी जल्दी ऑक्सीजन आपके ऑर्गन्स तक पहुंचेगी, उतनी जल्दी ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होगा, उतनी जल्दी आपको एनर्जी मिलेगी, और उतनी जल्दी आप क्या करेंगे वहां पर उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप रिस्पॉन्स दे पाएंगे, ठीक है। इसीलिए क्या कहा जाता है, एड्रेनलिन को आप क्या कहते हैं, स्ट्रेस हार्मोन कहते हैं, क्योंकि स्ट्रेस के टाइम पे ही रिलीज हो रहा है, ठीक है, क्लियर है। आप इसके बारे में तब भी पढ़ते हैं जब आप नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं, तंत्रिका तंत्र के बारे में पढ़ते हैं, तब भी आप देखते हैं कि कैसे यहाँ पर क्या हुआ, जो हार्मोन है वो सिक्रीट हुए हैं और उनका रिस्पॉन्स किस प्रकार से आपको देखने को मिला है। आपने कहा इट ऑल्सो मेंटेन्स द बैलेंस ऑफ द सॉल्ट इन द ब्लड, आपके ब्लड में सॉल्ट का जो बैलेंस है वो भी यहाँ पर क्या कौन रेगुलेट कर रहा है, एड्रेनलिन कर रहा है, ठीक है। 3 ग्लैंड्स आपके पास आ गई हैं, उनके द्वारा स्रावित होने वाले हार्मोन्स आए हैं, उनकी लोकेशन और उनकी फंक्शन आपके पास यहाँ पर आए हैं। चलिए नेक्स्ट जो हमारे पास आएंगे, आपके पास आएगी पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है, आपके पास आएगी पैराथायराइड ग्लैंड और आपके पास आएगी पीनियल ग्लैंड। तो इन तीनों ग्लैंड्स के बारे में आपको घर से पढ़ के लेके आना है, ठीक है। ये इनसे स्रावित होने वाले हार्मोन होंगे, ये इनकी लोकेशन और इनके फंक्शन के बारे में आपको बताया गया है, ठीक है। तो आपको इन सब के बारे में घर से पढ़ के लेके आना है और इनके जो फंक्शन है वो देख करके लेके आने हैं। चलिए, सो क्लास आज आपने जाना यहाँ पर जो ग्रंथियाँ होती हैं उनसे स्रावित होने वाले हार्मोन्स कौन से हैं, उनके फंक्शन कौन से हैं। तो कुछ जो ग्लैंड हैं वो आपको मैंने घर के लिए दी हैं, आप उनके सिक्रीशन और उनके फंक्शन के बारे में पढ़ के आएंगे। इसके आगे का जो पोर्शन है वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। तो अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।